हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। लेकर आया हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग सेशन, जो कि अब क्लास 10th बोर्ड ओरिएंटेड ये सेशन रखने वाले हैं। क्यों रखने वाले हैं भाई? क्योंकि सीबीएसई ने जारी कर दिया है आपका इस साल का, यानी कि 25-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि कई लोग ना ये सोचते हैं कि यार वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो और डायरेक्ट पता है उसमें से सीधा क्वेश्चन फंस जाएगा। ऐसा होता नहीं है। वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सैंपल क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हो। कोई एक आध मार्क्स का आ गया हो तो कभी एक अलग बात है, लेकिन सैंपल क्वेश्चन पेपर से अनडाउटेडली कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता बच्चों, लेकिन सैंपल क्वेश्चन पेपर से आपको 100% जो बोर्ड में, रियल बोर्ड में पेपर आएगा उसका आइडिया आपको लग जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो क्वेश्चन के टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चन के लॉजिक और कंसेप्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं लॉजिक और उन्हीं कंसेप्ट से आपका एक्चुअल पेपर बनता है बोर्ड लेवल का। तो जो सैंपल क्वेश्चन पेपर से ना हमें यह पता चलता है कि यार आने वाला जो बोर्ड पेपर एग्जाम होगा, जो 4-5 महीने के बाद ही होना है, उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस कंसेप्ट पर वो फोकस कर रहे हैं, किस टॉपिक पर उनने सबसे ज्यादा वेटेज रखा है। और एक तरीके से ये सैंपल क्वेश्चन पेपर बच्चों ब्लूप्रिंट का भी काम करता है। आपको ये पता नहीं होता यार कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आएगा, इसमें से कितने मार्क्स का पूछेंगे, इस टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा, तो वो आइडिया भी आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो इसलिए सॉल्व करना जरूरी है, इसलिए सॉल्व करना जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, नहीं, बल्कि इसलिए सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि उस आने वाले पेपर का 100% आइडिया आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग से लगता है। ठीक है, साथ में आपका रिवीजन भी होता है, साथ में आप लोगों को पता चलता है कि यार ये टॉपिक्स हैं जिन पर हमें बहुत अच्छी कमांड बनानी है, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज गेन करनी है, तब जाकर आप बोर्ड में कॉन्फिडेंटली पेपर में अपीयर होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इस सेशन में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यानी कि क्वेश्चन के आंसर भी मैं बताऊंगा, उसको कैसे कंसेप्चुअली सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा, और बात करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन की। इन ऑल टोटल साइंस का पेपर होगा, बट चूंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो आपको केमिस्ट्री का सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस हमने निकाल दिए। सेक्शन वाइज पेपर था तो हमने केमिस्ट्री सेक्शन अलग निकाल लिया है, और केमिस्ट्री के पेपर को लेकर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई 25-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। हाउएवर इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस में आपको बोल दिया, जैसे 13th क्वेश्चन है तो 13th क्वेश्चन में आपने बोल दिया कि ए पार्ट अटेम्प्ट करो या बी पार्ट अटेम्प्ट करो, तो वहां पर कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना है, एंड अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो जो भी इंटरनल चॉइस है उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कई बार होशियार बच्चे होते हैं वो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके रखोगे चेक वही होगा, दूसरा वाला चेक नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अब आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में, जो कि सेक्शन बी है केमिस्ट्री का। उसको आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मार्क मतलब 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन को आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द वैल्यूज फॉर पी एंड क्यू इन दीज इक्वेशंस। आपको भैया 2 इक्वेशन दिए हैं, कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है यार इनमें से ना रेडॉक्स कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, और फिर आपको P और Q, P बेसिकली क्या है आपका, यहां पर आपके मोल्स स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब बैलेंस भी करना है। तो ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। पहली इक्वेशन अगर अपन बैलेंस करें तो आयरन कितने यहां पर 2 हैं, यहां कितने आयरन है, यहां पर एक भी नहीं, तो यहां पर तो सीधे 2 कर लो यार। मुझे लग रहा है बाकी सब बैलेंस है, 2Al है, ऑक्सीजन कितने 3 है, ऑक्सीजन 3 है, मतलब P की वैल्यू तो 2 आ गई डायरेक्ट, अपने को P की वैल्यू तो 2 मिल गई। Q की वैल्यू भी देख लेते हैं। यहां पर ब्यूटेन है C4H10, इसका कंबशन हो रहा है 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस QH2O। हाइड्रोजन कितने 10 इंटू 2, ये इक्वेशन 2 है तो यहां से अलग कर देता हूं, 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन है, तो यहां पर Q की वैल्यू 10 होगी, तभी तो 10 इंटू 2 यहां भी 20 होगा, तो मतलब Q की वैल्यू आ गई कितनी 10। तो P is 2 एंड Q is 10, P is 2 एंड Q is 10, मतलब आपका A ऑप्शन नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता। अब आपके पास P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 10 दो ऑप्शन में है, वो है C और D। अब C और D में से देख लेते हैं। अब ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से रेडॉक्स कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई।
बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। रेडॉक्स के लिए क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। एक चीज बताओ, एल्यूमिनियम यहां अकेला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ है तो भैया यहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। एल्यूमिनियम ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ली, मतलब एल्यूमिनियम अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो डेफिनेटली Fe2O3 अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब इक्वेशन 1 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कंफर्म हो गई ये बात। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन यहां अकेला है 0, लेकिन यहां पर O2 में -2 है और H2O में भी -2 है, मतलब ऑक्सीजन अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो फिर 100% C4H10 अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो भैया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके रेडॉक्स है। अब देखो बड़ा सिंपल तरीका है, आप किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लो बस। रिएक्टेंट में जैसे दो चीजें दी हैं Fe2O3 और Al, और नीचे वाली में भी दो चीजें दी हैं C4H10 और O2, तो आप दो में से किसी एक को देख लो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर एक का भी बदल रहा होगा तो दूसरे का भी बदलेगा, कंफर्म है ये। अगर एक का नहीं बदल रहा तो दूसरे का भी नहीं बदलेगा। तो पूरी मेहनत मत करना कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, फिर सबका चेंज देख रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए, इतना तामझाम नहीं करना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा समय खर्च नहीं करना इस पे। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रिएक्टेंट स्पीशी को पकड़ना, उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बदलाव आ रहा है तो वो रेडॉक्स होगी। और सिंपल तरीका ये है कि जो चीजें अकेले होती है ना, उनका जल्दी से पता चल जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड वो अकेली है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब बस देख लो प्रोडक्ट साइड भी अकेले हैं या किसी के साथ हैं, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेंगे, रेडॉक्स हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 यहां दोनों रेडॉक्स हैं। इस हिसाब से ओनली इक्वेशन, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 आर रेडॉक्स, और पी की वैल्यू 2 है और क्यू की वैल्यू 10 है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिटेल में 100% आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुमको जो भी चीजें मैंने समझाई है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट एक इमेज तुम्हारे पास होगी, या तुम अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो तुमको पता होगा कि यार कैसे अपन को रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अगेन 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स आपने यहां पर लिस्ट कर रखे हैं, जिसमें कोई ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स ही होंगे इन जनरल, वो डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार HCl के साथ और एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये देख लो, एक बार HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। एक बात समझो, क्वेश्चन में भैया ऑप्शन में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन तुम एक बात गौर करो, HCl क्या है भैया, एक एसिड है, तो कोई ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है। NaOH क्या है, ये एक बेस है, मतलब वो इससे भी रिएक्ट कर रहा है, वही ऑक्साइड इससे भी रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे वो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। कौन सा ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक, क्योंकि एम्फोटेरिक ही ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेंगे। तो एक बार एसिड बनेंगे तो बेस के साथ रिएक्ट कर लेंगे, और जब बेस बनेंगे तब एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे। संपट पड़ गई बात। तो मैंने अभी सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी क्वेश्चन की, ऑप्शन तक तो मैं गया ही नहीं, मेरे को पता चल गया ये जो भी ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब सुनो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने तुमको 2 बताए, एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यही सिलेबस में अपने पास 2 ऑक्साइड्स, इसके अलावा भी होते हैं, बट अपने सिलेबस में 10th क्लास के बोर्ड लेवल के सिलेबस में यही 2 ऑक्साइड्स हैं। कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहां पर यही 2 ऑक्साइड्स होंगे। अब पढ़ लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, नहीं कैल्शियम नहीं करता, कैल्शियम है ही नहीं ना एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है, फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। आगे पढ़ देते, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो मिल गए। फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि हमेशा एसिडिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। अब विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट था, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो देखो कितनी चालाकी से उन्होंने भैया क्वेश्चन बदला। नॉर्मली क्वेश्चन पता है सीधा सीधा क्या था, इनमें से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, सारे ऑक्साइड्स तुम्हें लिखे थे, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यही 4 स्टेटमेंट में दिए थे।
क्वेश्चन सीधा था कि इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से, बट उनने बहुत ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। तो लेवल समझ रहे हो ना बोर्ड में क्या आने वाला है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इनमें से आइडेंटिफाई करो, वो तो पता है उनको, बच्चा रट के जाएगा। तो कंसेप्चुअली जिसने पढ़ा होगा, जिसने लॉजिकली समझा होगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि उनने बोला इनमें से कौन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और दूसरे ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट कर सकता है। तो आपको वो ऑक्साइड आइडेंटिफाई करना है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर दे, वो एम्फोटेरिक ही होता है। और एम्फोटेरिक में फिर याद करना है तो 4 स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? यहां पर वेरीफाई भी कर लिया अपन ने, बी ऑप्शन को ही हाईलाइट किया हुआ है, यही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार। यहां जो चीजें समझाई हैं वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी, बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क क्वेश्चन है। अगेन एमसीक्यूज ही चल रहे हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब पी एंड क्यू। अच्छा, एक आयरन नेल लिए, कुछ लोहे की कीलें, और उसको 2 टेस्ट ट्यूब बनाए थे उनने, एक पी और क्यू, उसमें डाल दिए कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा, आयरन नेल में एक में कॉपर सल्फेट डाला था, मान लो पी में डाला था तो CuSO4, ठीक है, और एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली। क्यू में सिल्वर नाइट्रेट डाला था, मतलब ये आयरन नेल्स को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाला AgNO3 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। अब पहले तो तुम सुन लो रिएक्शन क्या होगी, उस पर गौर करो, ऑप्शन बाद में। ऑप्शन से तो सीधा आंसर मिल जाएगा, पहले अपन 2-3 लाइनें जो अपन ने पढ़ी हैं उसी से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Fe बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को लात मारेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस करके बन जाएगा FeSO4, और रेड ब्राउन कॉपर जो है उसकी कोटिंग आयरन नेल के ऊपर जम जाएगी। ठीक है, तो ये रेड ब्राउन हो जाएगा, इसकी कोटिंग आयरन नेल के ऊपर जमेगी, क्योंकि आयरन नेल बचेगा नहीं, वो आयरन सल्फेट बन जाएगा। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कलर बन जाएगा। ये ब्लू कलर होता था कॉपर सल्फेट, और ये Fe था। ठीक है, दूसरा Fe प्लस AgNO3 गिव्स FeNO3 होल ट्वाइस फेरस नाइट्रेट, और सिल्वर जो है वो ग्रे कलर का नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो दिस इज ग्रे कलर का सिल्वर जो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और AgNO3 का कलर व्हाइट होता है, तो ये व्हाइट कलर से ग्रे हो जाएगा। ठीक है, चल अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रिएक्शन में कलर चेंज भी देख लिए। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब ऑप्शंस क्या कहते हैं। इन टेस्ट ट्यूब P आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्लू कोटिंग, आयरन नेल ब्लू कोटिंग से कोट हो जाएगा। एंड इन टेस्ट ट्यूब Q देयर इज नो, नहीं भैया, दोनों में रिएक्शन होगी। स्टेटमेंट ए तो टोटली गलत है। स्टेटमेंट बी क्या कहता है, आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब P, आयरन नेल को ब्राउन कोटिंग से कोट कर दिया गया। हाँ ठीक है, रेड ब्राउन कोटिंग मतलब ब्राउन कोटिंग मान लेते, कॉपर का कलर है। एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q, सिल्वर से कोट कर, हाँ सिल्वर की कोटिंग भी, हाँ भाई ये करेक्ट है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है यार। ठीक है, क्योंकि सिल्वर की कोटिंग, ये जो सिल्वर है वैसे ही नीचे डिपॉजिट होगा, बट ये आयरन नेल पर कोटिंग भी हो सकती है, क्योंकि आयरन नेल भी जो रहेगा वो नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि आयरन बचेगा नहीं उसमें, तो सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन आगे और पढ़ लेते हैं फिर भी। देयर इज नो रिएक्शन इन ईदर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, नहीं भाई, रिएक्शन तो दोनों में होगी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। रिएक्शन दोनों में होगी, क्योंकि Fe कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, Fe सिल्वर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe या सिल्वर को भी डिस्प्लेस करेगा, दोनों में रिएक्शन होगी। देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब P बट अ सिल्वर कोटिंग ऑन आयरन नेल इज सीन इन द टेस्ट ट्यूब Q, नहीं भाई ये भी गलत स्टेटमेंट है। नो रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं किसी भी टेस्ट ट्यूब में हो, सब में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वेरीफाई कर लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर आगे बात करते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, अपन ने वेरीफाई भी कर लिया था। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इंडिकेटर्स को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है भाई, सैंपल क्वेश्चन पेपर में ना इंडिकेटर्स को लेकर भी सवाल किया जा सकता है। तो इंडिकेटर्स को लेकर क्या क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट HCl एंड टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक चीज कंफर्म हो गई कि डाइल्यूट HCl मतलब एसिड के साथ आपने रिएक्ट करा दिया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब यहां पर आपने बेस के साथ भी रिएक्ट करा दिया। अब एक चीज है, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कौन सा कलर देगा भाई, जल्दी से बोलो। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ 100% रेड कलर देगा। ठीक है, इंडिकेटर्स को लेकर अपन ने पढ़ाई करी है, पूरे टेबल बनाए थे, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, रेड कैबेज, लिटमस पेपर, सबको लेकर अपन ने कलर बात करी थी।
कलर में मैंने ये चीज भी बोली थी कि अगर आपको वहां याद नहीं आए तो नॉर्मली 90% केसेस में कोई भी इंडिकेटर एसिड के साथ रेड कलर देता है, 90% केसेस में, 10% में नहीं देता। जैसे फिनोप्थलीन है तो उसमें कलरलेस रहता है तो कलरलेस ही देगा एसिड के साथ, बट 90% आप एसिड में रेड कलर लिखकर आ जाना अगर आपको याद नहीं आता है तो 90% प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड के साथ रेड कलर देता है और मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो कलर में कन्वर्ट होता है। इसका खुद का कलर तो वैसे ऑरेंज होता है, नाम से ही लिख रहा है, ऑरेंज खुद का कलर है, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। तो एसिड में रेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रेड 2 ऑप्शन में है और सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो कलर का हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इंडिकेटर से क्वेश्चन आता है, वेरीफाई कर लेते हैं अपन, यस बी ऑप्शन करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका मतलब है बच्चों यहां पर इंडिकेटर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, मतलब इंडिकेटर्स को आपको थोरोली पढ़ के जाना है। अब नॉट नेसेसरी कि मिथाइल ऑरेंज के बारे में ही पूछ ले, किसी और के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आपको इंडिकेटर्स पर बहुत अच्छी कमांड रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 5th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू? इनमें से किस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। पीएच वैल्यू के बारे में अगर अपन कहानी करें तो भाई पीएच वैल्यू जो है 0 to 14 चलता है, 0 to 14, और 14 मतलब इट इज स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक मतलब बहुत अच्छा बेस होगा तो उसका पीएच बहुत ज्यादा होगा, दैट इज 14। और 0 मतलब इट इज स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, टोटल एसिड अगर अच्छा होगा तो फिर 100% उसका पीएच 0 होगा, ठीक है। तो याद रखना पीएच वैल्यू का बेसिसिटी से डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब अगर पीएच वैल्यू ज्यादा होगी तो वो इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि बेसिसिटी ज्यादा है, मतलब बेस बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पीएच वैल्यू बेस का होगा। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, नहीं हो सकता। एसिटिक एसिड एसिड है, नहीं हो सकता। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये हो सकता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा बेस है, मतलब इवन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी अच्छा बेस है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हमने पढ़े हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीशियम आते हैं, वो बहुत अच्छे बेस बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो वो भी हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, वो भी बेस होते हैं, लेकिन ग्रुप 1 वाले मेटल हाइड्रोक्साइड ज्यादा अच्छे बेस होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो उसका पीएच ज्यादा होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी हायर साइड में ही रहेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा रहेगा, तो इसकी पीएच वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ऑलमोस्ट 13.8 के आसपास सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू रहता है। वेरीफाई कर लिया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ये पूरी थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कभी पीएच वैल्यू में दिक्कत आए तो आपको ये चीज याद रह जाए कि यार बेस की बेसिसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, जितना अच्छा बेसिक रहेगा और उतना अच्छा पीएच वैल्यू रहेगी। बल्कि बेसिसिटी एक्चुअली गलत वर्ड है यहाँ पर, कई बार वो होता है कि एसिडिटी की बेसिस, एसिड की बेसिसिटी होती है, तो मैं लिख देता हूं बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, ये ज्यादा सही वर्ड है। तो दिस इज बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिकली बेसिक कैरेक्टर जो रहेगा वो पीएच वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जितना अच्छा बेस उतना हाइयर पीएच, ठीक है। चल आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन चल रहा है, अभी भी अपने बेसिकली चल रहे हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन ही, ठीक है। When excess of carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness disappears because, जब excess of carbon dioxide पास करते हैं लाइम वाटर से तो मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों होती है? पहले तुम ये समझो, लाइम वाटर क्या है? CaOH होल ट्वाइस। जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब ये जो होता है ये मिल्की अपीयरेंस का होता है, ये मिल्की अपीयरेंस देता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो बेसिक पानी में बना है वो सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की अपीयरेंस दूध जैसा दिखता है। लेकिन जब इसी से और CO2 गैस पास कर दोगे, इसमें और CO2 गैस पास कर दी, मतलब CO2 आपके पास एक्सेस में, जरूरत से ज्यादा है, तो इसमें और पास करोगे तो ये क्या बना कर देगा? ये बना कर देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, जिससे मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। मतलब जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाती है, तो मिल्कीनेस विल डिसअपियर। तो मिल्कीनेस जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मिल्कीनेस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो मिल्कीनेस विल डिसअपियर। सो अब यहां पर देखते हैं, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में, हाँ, बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट बेसिकली जो है वो सॉल्युबल है और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल, तो अपन को ढूंढना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट soluble in water but insoluble calcium carbonate converts to water soluble calcium bicarbonate, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं, यहां पर करेक्ट, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो जो बाइकार्बोनेट्स होगा ये सॉल्युबल होंगे, लेकिन ये जो कार्बोनेट था ये इनसॉल्युबल था, तो इसने पीपीटी बना ली थी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, तो ये मिल्की अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो ये मिल्की अपीयरेंस देगा, लेकिन ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और ये पानी में अगर डिसॉल्व हो गया तो इट फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोला है, CHCO3 इसको, जो पानी में सॉल्युबल है और फिर वो मिल्कीनेस को खत्म कर देगा। क्लियर हो गया? तो अगेन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज बी ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर। पूरी रिएक्शंस मैंने बता दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हाँ ठीक है, रिएक्शन में ये चीजें होती हैं कि कौन वाटर सॉल्युबल है और कौन वाटर इनसॉल्युबल है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव 7th क्वेश्चन, अगेन अ टाइप ऑफ MCQ, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, रिएक्शन देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन मतलब AQ है एक्वस मीडियम में, सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ। अरे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कई बार पढ़ चुके हैं, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या करेगा? Na BA को लात मारेगा, BA बदला लेगा, Na को लात मारेगा, तो NaCl के साथ घर बसाएगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड 2 मोल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ Na2 है और Cl भी 2 है, तो NaCl बनेगा एक्वस क्लोराइड प्लस BaSO4 के साथ घर बसाएगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट। हालांकि ये सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि ये नीचे जम जाएगा, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि PPT बना लेगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी, किसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा? एक ही का बनेगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl का बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि BaSO4 एक्वस नहीं होगा। BaSO4, कई बच्चे BaSO4 पे टिक कराएंगे, BaSO4 का एक्वस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि BaSO4 PPT बना लेगा, वाटर इनसॉल्युबल होता है, नीचे जम जाएगा, प्रेसिपिटेट। कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, नमक, कुकिंग सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, तुम्हारे घर में जो यूज होता है उसको तुम मिलाते हो पानी में तो घुल जाता है ना, तो वो चीज घुल जाएगी, मतलब NaCl एक्वस मीडियम में चला जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर मैंने रिएक्शन बताई है, तो रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन हमारा किस पे आ गया भैया? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में आ चुके हैं। अब असर्शन रीजन में आपको क्या है, सिंपल सा लॉजिक आपको रहता है कि 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक असर्शन का स्टेटमेंट होता है और एक उसको सपोर्ट करने के लिए रीजन का स्टेटमेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि असर्शन और रीजन सही होते हैं और रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को, तो अगर ऐसा है तो ऑप्शन ए करेक्ट करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है असर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा असर्शन को, मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन रीजन और असर्शन आपस में मैच नहीं कर रहे, जस्टिफाई नहीं हो रहा, रीजन जो दिया जा रहा है स्टेटमेंट ऐसा वो असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर बी ऑप्शन टिक करना है। फिर ये हो सकता है कि असर्शन का स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है, सपोर्ट करना छोड़ो, रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है, तो सी ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि असर्शन का स्टेटमेंट गलत है बट रीजन का स्टेटमेंट सही होता है, तो ऑप्शन डी टिक करना होता है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है असर्शन रीजन में। तो अब अपन देखते हैं, असर्शन में लिखा हुआ है C4H8, C4H6 एंड C4H10 आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। नहीं भाई, अगर आप C4H8 देखोगे और C4H10 देखोगे तो ये आपको दिखेंगे CnH2n+2 फॉर्मूले को सपोर्ट करते हुए, CnH2n+2 फॉर्मूले को सपोर्ट करते हुए, और ये फॉर्मूला एल्केन का होता है, ठीक है। तो ये एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं दोनों। लेकिन अगर तुम C4H6 को इस पर फिट करोगे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि C4H6 बैठेगा CnH2n-2 के फॉर्मूले पे। कार्बन जितने उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, कार्बन कितने 4 का डबल 8 से 2 कम 6, तो ये CnH2n-2 के फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है जो कि एल्काइन फैमिली का फॉर्मूला है। तो मतलब सेकंड जो मेंबर है वो एल्काइन का है, तो ये असर्शन ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है असर्शन का, क्योंकि सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करते। पहला और तीसरा मेंबर एल्केन फैमिली को बिलोंग करता है और सेकंड मेंबर एल्काइन फैमिली को बिलोंग करता है। अब आगे
C4H8, C4H6, C3H4, C3H6, C2H4, C2H3 आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, इनमें से जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल दिए ये अनसैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एक एल्कीन आता है और एक एल्काइन आता है। तो ये सारे मेंबर्स जो यहां पर दिए रीजन में वो एल्कीन और एल्काइन को बिलोंग करते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो एक्चुअल में ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू एंड दिस इज डी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। यहां पर वेरीफाई भी कर लेते, करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजन मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ये चीज आपको कार्बन्स कंपाउंड्स में मिलेंगी क्योंकि वहां पर ही हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। और चले आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी 9th क्वेश्चन। तो यहां पर एक असर्शन रीजन था और अगला क्वेश्चन जो है अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, थ्योरेटिकल में अब हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे, स्टैंडर्ड आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ मैंने एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ठीक है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बट कॉपी में तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, दिमाग को रख के तो नहीं भेजना इवैल्यूएटर के पास। तो अल्टीमेटली जो लिखोगे उस पर मार्क्स मिलेंगे, ना कि जितना आता है उस पर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो। द फॉलोइंग एक्टिविटी सेटअप इन द साइंस लैब बाय द टीचर। ठीक है, क्या एक्टिविटी है इसको समझ लेते हैं। स्टैंड है जिसपे क्लैंप कर रखा है मेटल वायर, मेटल वायर में फ्री एंड ऑफ वायर एक पिन लगा दी है, वैक्स लगा दी है, बर्नर लगा दिया। अच्छा, कुछ नहीं, यह मेटल के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा और जो वैक्स होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मोटे मोटे जो डायग्राम से मेरे को समझ में आया, मैंने वो चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया है कि एक वायर ले लिया है, स्टैंड पर लगा दिया, उस वायर के पास एक पिन के थ्रू उस वैक्स को लगा दिया है और बर्नर से उस मेटल वायर को हीट कर रहे हैं। मेटल रॉड कह लो या वायर कह लो, और वो मेटल एल्यूमिनियम का, ऐसा लिखा भी है एल्यूमिनियम वायर का। यस, तो वो वायर एल्यूमिनियम का भी है और वो बताएंगे कि वैक्स थोड़ी देर के बाद मेल्ट होने लगेगी। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को ट्रांसफर कर रहा है। वो देखते कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर अपन को पढ़ने पे पता चलेगा। ही क्लैम्प्ड एन एल्यूमिनियम वायर ऑन अ स्टैंड एंड फिक्स्ड अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स. Then he heated the wire with a burner from the end where the wire is clamped. Student observe the pin fall off. पिन फॉल ऑफ, क्योंकि पिन जो है वो वैक्स के दम पर वहां पर टिकी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पिन गिर गई क्योंकि वैक्स जो था वो मेल्ट हो गया, तो पिन फॉल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वायर के थ्रू हीट कंडक्ट हुई। बर्नर को आपने किसी और एंड पे लगाया और फ्री एंड पे आपने पिन लगाई है, तो फ्री एंड से पिन गिर गई। क्यों? क्योंकि वहीं पे वैक्स लगा था, वैक्स पिघला तो पिन गिर गई, क्योंकि पूरी हीट कंडक्ट हो गई फ्री एंड तक। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या इन्हें पूछा है। इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर, विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन चेंज? जस्टिफाई योर आंसर। अगर टीचर ने एल्यूमिनियम वायर की जगह वहां सिल्वर वायर लगा दिया, इस वायर को चेंज कर दिया, तो क्या होगा? क्या स्टूडेंट क्या आंसर चेंज हो जाएगा? और ऐसा क्यों होगा? जस्टिफाई करो उसको, जो भी चीज होगी। ठीक है, पहली चीज तो एल्यूमिनियम की जगह अगर सिल्वर लगा दिया तो एक बात बिल्कुल गौर करने वाली है कि सिल्वर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। वैसे देखो, सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर देता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है। हीट के मामले में भी अच्छा कंडक्टर है, नॉट एज गुड एज कि वो जितनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, लेकिन सिल्वर एल्यूमिनियम से बेस्ट हीट कंडक्टर है, मतलब एल्यूमिनियम से बेटर हीट कंडक्टर है, ऐसा बोलना चाहिए। तो सिल्वर जो है उसकी कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से बेहतर है। ठीक है, तो ये जो पिन है जो वैक्स के थ्रू वहां पर टिकी हुई है दूसरे एंड पे, वो और जल्दी गिर जाएगी। मतलब एल्यूमिनियम में अगर उसको 1.5-2 मिनट लग रहे हैं, तो समझो 1 मिनट के अंदर ही वो गिर जाएगी। जब सिल्वर का वायर होगा तो सिल्वर के वायर में वो पिन जल्दी गिर जाएगी एंड इट विल टेक लेस टाइम। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है, द पिन विल ड्रॉप बट विल टेक लेस टाइम टू ड्रॉप बिकॉज सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम। तो सिल्वर बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट करेगा, यहां से बहुत जल्दी हीट यहां पहुंचाएगा, वैक्स जल्दी पिघलेगी, वैक्स जल्दी पिघलेगी तो पिन जल्दी गिर जाएगी। क्लियर हो गया? तो पिन का जल्दी गिरना ये दिखाता है कि सिल्वर का कंडक्टिविटी, हीट की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से बेटर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इसका बी पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का, 2 मार्क का है ना, तो 1-1 मार्क फॉर ईच पार्ट। विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। नो, एल्यूमिनियम वायर विल नॉट मेल्ट बिकॉज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। वो क्वेश्चन आया था कि अगर बहुत हीट करेंगे तो क्या एल्यूमिनियम वायर मेल्ट हो जाएगा? नहीं मेल्ट होगा, इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होगा कि नॉर्मल एक लैब के बर्नर से वो हीट हो गया। हाँ, फर्नेस में रख दो, भट्टी में रख दो तो एक अलग बात है, वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल लैब में जो बर्नर है
उनसे इतनी हीट उसको नहीं मिलेगी कि वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम के वायर का या किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट होती है और यही चीज हमें यहां लिखना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी, तो दो ऑप्शन में आ रहा है, तो या तो ए अटेम्प्ट करना है, बी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन कैरोसिन एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक्स को आप कैरोसिन में स्टोर करते हो, तो पहली चीज तो एक्स या तो सोडियम हो सकता है, सोडियम का मेटल हो सकता है, या पोटेशियम हो सकता है, क्योंकि यही दोनों जनरली कैरोसिन में स्टोर होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही है, इनके ऑक्साइड्स होंगे या इनके जो भी मिनरल होगा वो नॉर्मली रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि इनका ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। एक्स फॉर्म्स एन आयोनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। हाँ, तो भाई रिएक्शन विद क्लोरीन में ये आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि Na+Cl2 गिव्स NaCl जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, या फिर K+Cl2 गिव्स KCl जो कि अगेन एक आयोनिक कंपाउंड है, दोनों आयोनिक कंपाउंड है। कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बिल्कुल नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि अगर वो एक्स या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर में स्टोर करेगा, तो पहली बात तो वो रिएक्ट कर जाएगा, और स्टोर करने का मतलब उसको रखना, संभाल के प्रिजर्व करके रखना है, तो वो तो रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये भी बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहां पर प्रॉब्लम हाइड्रोक्साइड से भी नहीं है, प्रॉब्लम है कि रिएक्शन इतनी अग्रेसिव होगी कि एकदम से एक्सप्लोजन होगा। इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन, धमाका होगा भाई, और जब धमाका होगा तो ये आग लगने का डर है, आसपास में डैमेज होने का डर है। तो इसलिए कभी भी इसको पानी, बल्कि सोडियम और पोटेशियम के बारे में तो ये कहा जाता है एटमॉस्फेरिक एयर में रखोगे तो ही आग पकड़ लेगा, क्योंकि एयर में भी मॉइस्चर है ना, वाटर कंटेंट है, उस वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इतना तेज है रिएक्ट करने में। तो तुम तो इसको पानी के ड्रम में डालने की बात कर रहे हो, टैंक में, तो रिएक्ट करेगा और एक्सप्लोसिव करेगा, स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको स्टोर नहीं कर सकते, यही रीजन है। तो यही चीज यहां पर लिखी भी है कि नो एक्स इज हाईली रिएक्टिव एंड विल कैच फायर। तो X is highly reactive and it will catch fire, hence it cannot be stored in water, but yes it can be stored in organic solvents like petrol, diesel, kerosene, इनमें से किसी के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें वाटर एंटर नहीं कर पाता फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर जो मैंने लिखवाया उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, यहां पर आंसर है, एक लाइन में आंसर अपन ने दे दिया है, हालांकि इसका एक और पार्ट है जिसको अपन देखेंगे। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, तो एक्स कैन बी सोडियम और पोटेशियम, मैं दोनों को लेकर चल रहा था, बट आप किसी को भी एक को ले लो, सोडियम भी देखो हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कोई आंसर इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इक्वली रिएक्टिव होते हैं। सो वी हैव दिस एज सोडियम। ठीक है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आप इसको क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करोगे, क्योंकि क्लोरीन और सोडियम की एफिनिटी बहुत अच्छी है। तो नॉर्मली सोचो किसी रिड्यूसिंग एजेंट के दम पर वो दोनों अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे, आपको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मिलेगी। ठीक है, तो कैथोड पर Na क्या होगा, डिपॉजिट होगा, क्योंकि Na विल गेन इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस करेगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन आयन रिड्यूस करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, देखो यहां पर लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं था, बाद में तुम देखा भी, तो पोटेशियम भी आप इसका आंसर में दे सकते हो, सोडियम और पोटेशियम दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चले इसका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, जिनको ने ऑप्शन में रखा हुआ है कि आप चाहो तो बी पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। द डोम्स ऑफ मेनी बिल्डिंग्स इन यूरोप आर मेड ऑफ कॉपर, दीज डोम्स आर नाउ अपीयरिंग ग्रीनिश इन कलर। उसका रीजन क्या है, कॉपर भैया करोड़ हो जाता है, कॉपर करोड़ हो जाता है। सरफेस पर आपने देखा होगा, आपके घर में भी तांबे के बर्तन होंगे, पूजन पाठ में यूज करते हैं जनरली, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग जमती है। क्यों जमती है, क्योंकि वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसे कहां से मिलती है, एयर से मिलती है, उस एयर में उनसे रिएक्ट कर लेता है और फॉर्म करता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर ग्रीन होता है।
तो इट्स अ ग्रीनिश कलर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीनिश होता है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश थ्रू कॉपर दो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर। कॉपर ऑरेंज रेड का होता है लेकिन डोम्स ग्रीनिश क्यों दिखने लगते हैं? रीजन दिया हुआ है इसका, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज करोडेड टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीनिश इन कलर, ठीक है। तो मैंने रिएक्शन भी लिख दिए, तुम रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन भी यहां पर लिखी हुई है, यहां पर ये रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लिया है और वही चीज दी है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल कन्वर्ट इनटू बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसी का सेकंड ऑप्शन क्या बोला गया है, पूछा गया है, इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज कलर ऑफ कॉपर डोम्स? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि उल्टा पता हूं, कॉपर से ज्यादा आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है और जल्दी करोड होता है। आयरन का करोजन क्या होता है? रस्टिंग, जंग लग जाती है ना। H2O प्लस O2, ये दोनों चीजें कहां से मिलती हैं? एयर से, मॉइस्चर के रूप में। एयर, ऑक्सीजन गैस और वाटर, क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर रेड ब्राउन होता है, तो वहां पर तो और रस्टिंग हो जाएगी, बल्कि कॉपर से ज्यादा तेज होगी क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये जल्दी रस्ट करेगा कॉपर के कंपैरिजन में। दूसरी बात, डोम के स्ट्रक्चर को कमजोर भी करेगा क्योंकि रस्टिंग क्या करती है? मेटल को डिटोरिएट करती है, खा जाती है। कॉपर के भी होगा वो तो, लेकिन ये तेजी में होगा तो डोम गिर भी सकता है किसी दिन, ठीक है। ये बात याद रखना। नो आयरन विल रस्ट एंड द रेडिश लेयर ऑफ रस्ट विल कम ऑफ एक्सपोजिंग आयरन टू एयर, द डोम विल नॉट बी स्टेबल। देखो, नॉट बी स्टेबल। कॉपर ऑन द अदर हैंड ऑन करोजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच डज नॉट अलाउ फर्दर करोजन। हाँ, कॉपर में एक बेनिफिट ये भी है कि कॉपर पे जो करोजन होता है तो जो ऊपर की लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है फर्दर नीचे के कॉपर के लिए, क्योंकि उसको आगे करोजन होने से रोकती है, क्योंकि वो लेयर फिर हटती नहीं है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो मैंने बताया ना, उसकी लेयर जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो वो फर्दर जो नीचे कॉपर है उसको करोड नहीं होता। मतलब करोजन की प्रोसेस होगी स्टार्टिंग में, सरफेस तक आके रुक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। आयरन में क्या होगा? आयरन का जब करोजन होगा तो ऊपर की लेयर ऊपर से टीयर ऑफ हो जाएगी, ऊपर से वो जो उसकी जो फ्लेक्स होते हैं, रस्ट के फ्लेक्स, वो निकल जाएंगे, फिर अंदर से बाहर आयरन एक्सपोज हो जाएगा, फिर वो रस्ट होगा, तो ऐसे करते करते पूरा आयरन खत्म हो जाएगा। मतलब करोजन प्रोसेस कभी रुकेगी नहीं आयरन के केस में, तो वो फिर डोम स्टेबल नहीं होगा, एक दिन वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये चीज लिख लें। दूसरा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव भी है कॉपर से, तो रस्टिंग का स्पीड ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू कॉपर का करोजन, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। चलो, इसी का दूसरा पार्ट दिया है, बी पार्ट का दूसरा पार्ट। डोम्स यूज्ड टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ मेटल्स, व्हाई डिड द एंशिएंट आर्किटेक्ट्स यूज कॉपर टू मेक डोम्स? क्योंकि कॉपर की मेलेबिलिटी अच्छी है, इज हाईली मेलिएबल मेटल, तो उसको डोम का शेप दिया जा सकता है। इट्स थिन शीट्स कैन बी यूज्ड टू गिव डिफरेंट शेप्स ऑफ रूफ्स लाइक द शेप ऑफ अ डोम, तो उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट शेप्स दिए जा सकते हैं। दैट इज व्हाई एंशिएंट आर्किटेक्ट्स ने क्या किया था, डोम्स को जब बनाना था तो उन्हें कॉपर की शीट्स का ही यूज किया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका भी, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, फिर आगे और बात करते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th question, Amrita electrolyzed distilled water using the setup shown in figure. She was expecting two gases to be evolved at the anode and cathode respectively. Distilled water को उसने electrolyze किया है। Distilled water में जब electrolyze किया है तो H2O जब electrolyze होगा, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा अपने रिस्पेक्टिव गैसेस में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस होगी वो भी जिक्र कर लेते। हाइड्रोजन गैस जो है, H2 की जो गैस है, वो H पॉजिटिव कैटायन बनाकर रिलीज होगी। मतलब एक्चुअली होगा क्या, पहले H प्लस कैटायन बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H में कन्वर्ट होगा, ऐसा दो बार होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ये H2 गैस बनेगी। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर, तो मतलब यहां पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, मतलब कैटायन कैथोड पर भागेगा। वही दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस जो बन रही है वो कैसे बनेगी? ऑक्सीजन गैस पहले एनायन बना होगा O2 माइनस, और एनायन कहां भागता है? एनोड पर। एनायन कहां भागेगा? एनोड पर। क्यों? क्योंकि O2 माइनस वहां से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके O में कन्वर्ट होगा, और ऐसा दो बार होगा तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और O2 गैस बनकर रिलीज होगा।
क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन का आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो रिडक्शन था, तो ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, मतलब एनायन एनोड पर आएगा, मतलब ऑक्सीजन गैस एनोड पर निकलेगी। तो ऑक्सीजन गैस एनोड पर निकलेगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलेगी। ठीक है, तो एनोड पर निकलेगी ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने। Suddenly she realized that the bulb in the circuit did not glow when she used distilled water। अच्छा, एक चीज और है यहां पर, एक बड़ा कैच था भाई। वो बड़ा कैच पता है क्या था, कि पानी कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर है, और डिस्टिल्ड वाटर है तो वो आयंस में ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है, ये पूरी कहानी तो सही है, लेकिन तब सही है जब ये नॉर्मल टैप वाटर होगा, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्ट होंगे जो डिजोल्व होंगे। अगर सॉल्ट में सॉल्ट डिजोल्व नहीं होंगे तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा। जो तुम कह रहे हो ना H पर प्लस OH पर माइनस, मतलब ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन प्लस, ये बनेंगे लेकिन तब जब कोई और आयंस भी होंगे, जनरली सॉल्ट के, जो कि नॉर्मल टैप वाटर या वो बिस्लेरी की बोतल लेते हैं ना 20 रुपए की, उसमें मिल जाते हैं। तो ये पूरी कहानी तब तक सही है, लेकिन यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि डिस्टिल्ड वाटर पूछा है भाई। तुम ये गलती मत करना, देखो क्या गलती होती है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन में अपन लिख तो लेते कि अरे यार वाटर है वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो जाएगा, और पूरी राम कहानी कर दी। लेकिन हाइड्रोजन वाटर टूटेगा ही नहीं अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में, डिस्टिल्ड फॉर्म में, डिस्टिल्ड मतलब कोई और है ही नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म में वो आयंस टूटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बल्ब ग्लो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया। तो फिगर 2 में यहां जो बल्ब उन्होंने लगाया है ग्लो ही नहीं होगा, मतलब आयंस कंडक्ट ही नहीं हो रहे, आयंस कहीं जा ही नहीं रहे। ठीक है, अब क्या, after this realization she added a substance to the distilled water for electrolysis to take place। फिर उसने क्या करा, एक सब्सटेंस उसमें डाला ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए और फिर बल्ब ग्लो हो गया होगा। और ये फिर पूरी कहानी जो मैंने अभी बताई है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली, कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, रिडक्शन कैथोड पर होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर वो सब होगा। ठीक है, तो वहां पर अपन ने देख लिया है कि वो सब होगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। Which gas was she expecting to be formed at the anode? Anode पर कौन सी गैस जाएगी, एनायन वाली। एनायन मतलब नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस जाएगी। एंड विच विल बी एट कैथोड, हाइड्रोजन। ठीक है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग ऑक्सीजन गैस टू बी फॉर्म्ड एट द एनोड एंड हाइड्रोजन एट द कैथोड। ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि यहां पर पूरी राम कहानी अपन ने करी है। हालांकि वो स्टार्टिंग में नहीं होगा, जब उसने वो सब्सटेंस को ऐड करा तभी होगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता जब तक उसको इम्प्योर नहीं करोगे, खास करके कोई सॉल्ट या मिनरल डाल के, तब तक वो डिस्टिल्ड नहीं, तब तक वो इलेक्ट्रोलाइज नहीं होगा। बाद में कर दोगे, जैसे उसने सब्सटेंस ऐड करा, तो ये सारी कहानियां सही हैं। ठीक है, तो गैसेस का बता दिया। और क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। तब बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट कंटेन एनी आयंस, या एज इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज वो डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में। ये आंसर आपको देना है। नाउ विच सब्सटेंस वाज एडेड बाय अमृता टू डिस्टिल्ड वाटर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कोई भी सॉल्ट, सब्सटेंस पूछा है ना, कोई भी सॉल्ट को ऐड कर दे वो। एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 और सम NaCl में ऐड कर दे, कोई और सॉल्ट ऐड कर दे, या कोई एसिड ऐड कर दे, क्योंकि एसिड से भी H+ आयंस निकलेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें आयंस निकलते वो ऐड कर दे। विच एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देगा, यानी कि बल्ब भी ग्लो हो जाएगा और पानी भी इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन आता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको इसमें से रिएक्शन का टाइप पता करना है। तो ZnO गिव्स प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। देखोगे जिंक ने, ऑक्साइड ने ऑक्सीजन निकाल दिया, मतलब रिड्यूस कर लिया खुद को, कार्बन ने उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। तो ये रिएक्शन जो होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो ओके, दूसरा रिएक्शन आपको पूछा गया है, जिंक कार्बोनेट हीट करके ZnO और CO2 बना रहा है। एक चीज दो में टूट रही है, मतलब इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक, इसमें आप लिख सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये चीज याद रखना, डिकम्पोजिशन 3 होते हैं, एक थर्मल, एक फोटोकेमिकल, एक इलेक्ट्रोलिटिक। तो थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि आप हीट दे रहे हो, अगर आप सनलाइट देते हो तो फोटोकेमिकल हो जाता,
और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट दे देते तो इलेक्ट्रोलिटिक हो जाता, ठीक है। तो यहां पर हीट दे रहे हो तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा Mg+O2 gives MgO प्लस हीट, वैसे तो रेडॉक्स भी है लेकिन दो चीजें मिलकर एक में बन रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंड स्लैश रिडॉक्स, क्योंकि Mg अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट निकल रही है ये भी बोल सकते हो, और रिडॉक्स रिएक्शन भी है क्योंकि Mg ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन खुद को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है ये, तो टाइप ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने वाला फर्स्ट चैप्टर से। चले, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ओके, नाउ सेक्शन बी में ही चल रहे हैं, 4 मार्क के क्वेश्चंस पे अब हम आ चुके हैं। सो क्वेश्चन में कुछ पैसेज सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। सारा took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution to it. NaOH लिया 2 ml और उसको phenolphthalein solution में ऐड करा। phenolphthalein का कलर नॉर्मली होता कलरलेस है, एसिड के खुद का कलर कलरलेस होता है, एसिड मिलाओगे तो भी कलरलेस होगा, लेकिन बेस मिलाओगे तो पिंक कलर का होगा। तो पहले जो phenolphthalein का सोल्यूशन है, अपन लिखते हुए भी चलते हैं, शायद क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जब खत्म करें तो आंसर भी मिल जाए। फिनोप्थेलीन, ठीक है, फिनोप्थेलीन का कलर बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही NaOH मिलाओगे तो वो पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। द सोल्यूशन टर्न्ड पिंक, अच्छा लिख ही दिया उन्होंने, सोल्यूशन टर्न्ड पिंक इन कलर। शी एडेड डाइल्यूट H2SO4 टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बिकम कलरलेस। वापस इसमें फिर एसिड मिलाया, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलाया था ना, हाँ, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया है। तो H2SO4 के मिलाने से ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक मिलाया जब तक वापस सोल्यूशन कलरलेस नहीं हो गया। फिर कलरलेस हो गया क्योंकि फिनोप्थेलीन एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है। 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वर यूज्ड टू चेंज इन कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। 40 ड्रॉप लगे डाइल्यूट H2SO4 को पिंक से कलरलेस बनने में। When Sarah added a drop of NaOH to the solution, the color changed to back to pink again. और जैसे उसने फिर एक ड्रॉप और डाला NaOH का, वापस से इसमें 40 ड्रॉप लगे थे, 40 ड्रॉप्स लिख देता हूँ, 40 ड्रॉप्स। फिर उसने एक ड्रॉप डाला तो वापस से ये पिंक कलर का हो गया। किसका डाला? NaOH, जो कि बेस होता है, तो वापस से ये पिंक कलर का हो गया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अब समझ में तो आ गया, देखते पूछा क्या है उनने, पैसेज तो समझ में आ गया। Sarah now tried the activity with different volume of NaOH and recorded her observations in the table below. Volume of NaOH taken पहले 2 ml था, drop of H2SO4 used 20 थे, फिर यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर ड्रॉप 30 थे, यहाँ पर ml 4 था तो यहाँ पर ड्रॉप 40 थे, ठीक है। 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40। Answer the following questions based on the above information. If Sarah used concentrated H2SO4 in place of dilute H2SO4, अच्छा, अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता डाइल्यूट की जगह, लॉजिकल क्वेश्चन है, डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता, हाउ मेनी ड्रॉप्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन कलर टू बी ऑब्जर्व्ड? तो फिर ड्रॉप्स कितने लगते भाई? डाइल्यूट H2SO4 में ज्यादा ड्रॉप्स लगे थे, लेकिन कंसंट्रेटेड में तो एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो इट विल कंटेन लेस ड्रॉप्स। तो लेस ड्रॉप्स मतलब लेस देन 40, तो इट विल बी लेस देन 40, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बिकॉज इट विल कंटेन लेस देन 40 ड्रॉप्स, ठीक है। तो इट इज लेस देन 40 बिकॉज कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स मोर H+ आयन देन डाइल्यूट एसिड, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड में H+ आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो वो OH- जो पहले गए थे NaOH के थ्रू, जिससे फिनोप्थेलीन का पिंक कलर हो गया था, उस OH- आयन को न्यूट्रलाइज करने में कंसंट्रेशन H2SO4 का कम लगेगा, मतलब आयंस जो हैं क्योंकि बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, कंसंट्रेटेड आयंस निकल रहे हैं, तो ड्रॉप्स कम लगेंगे, और ड्रॉप्स कम लगेंगे तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 40, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लॉजिकल क्वेश्चन था हालांकि, क्योंकि इसमें ये बताया था कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट की लड़ाई में, तो कंसंट्रेटेड का कम क्वांटिटी लगेगा क्योंकि उसका आयंस ज्यादा होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट के कंपैरिजन में। Now, Sarah measured 20 drops of dilute H2SO4 and found its volume to be 1 ml. अच्छा, 20 drops of dilute H2SO4 को देखा तो उसका वॉल्यूम 1 ml निकला, ठीक है। If Sarah observed a change in color of NaOH solution by using 3 ml of H2SO4, how many ml of NaOH did she add to the test tube initially? अगर वो कह रहे हैं कि अगर NaOH का कलर चेंज करने के लिए 3 ml लगे, 3 ml H2SO4 लगे, तो कितने ml NaOH इनिशियली उसमें टेस्ट ट्यूब में डाला गया होगा?
ठीक है। अब इसके हिसाब से देखें तो वॉल्यूम ऑफ NaOH टेकन जब 2 ml था तो इसके 20 ड्रॉप्स लग रहे थे, और 20 ड्रॉप्स उसने अभी बोला वो 1 ml है, तो 20 ड्रॉप्स मतलब 1 ml। 3 लगे तो 30 लगे, मतलब 1.5 ml, 30 ड्रॉप्स। ये 4 ml था तो 40 ड्रॉप लगे थे, यानी कि 2 ml। अब यहां पर कितने बोल रहे हैं वो लोग? 3 ml। 3 ml मतलब 60 ड्रॉप्स। तो रेशियो में देखो 2 पे 20, 3 पे 30 ड्रॉप, 4 पे 40 ड्रॉप, 60 ड्रॉप्स में 6 ml होगा। तो यहां पर NaOH कितना होगा? 6 ml इनिशियली होगा, अगर 3 ml से वो न्यूट्रलाइज हो रहा है तो 3 ml से अगर वो न्यूट्रलाइज हो रहा है तो 3 ml इज इक्विवेलेंट टू 60 ड्रॉप्स, क्योंकि उन्होंने यहां बोल दिया 20 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml, मतलब 1 ml में 20 ड्रॉप है, और वो कह रहे हैं 3 ml हमने डाला H2SO4, तो 3 ml मतलब 60 ml डाला, और 60 ml के हिसाब से यहाँ 6 ड्रॉप्स होंगे NaOH के, मतलब 6 ml होगा NaOH का, तो 6 ml NaOH का आएगा। ठीक है ना, तो सिंपल नंबर मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो, ठीक है। सो और सारा टेक 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 in the test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution to it। अच्छा, फिर 10 ड्रॉप्स ले लिए डाइल्यूट H2SO4 के। पहले तो 1 मिनट, पहले अपन दूसरा पहले वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 6 ml, तो 6 ml इसका फाइनल है। सो 3 ml of H2SO4 will be 60 drops which will neutralize 6 ml of NaOH। 6 ml will be the final answer। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? सारा took 10 drops of dilute H2SO4 in the test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution to it। 10 ड्रॉप्स के अगेंस्ट में 2 ड्रॉप्स phenolphthalein का लिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Then she adds NaOH drop wise, और NaOH को फिर ड्रॉप वाइज किया तो सारा ऑब्जर्व द चेंज इन कलर आफ्टर एडिंग 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH। मतलब 10 ड्रॉप्स जो हैं अगेंस्ट H2SO4, 20 ड्रॉप्स NaOH के न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। 20 ड्रॉप्स NaOH के उसको कलर चेंज कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। व्हाट चेंज इन कलर वुड शी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई? कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। पहली बात तो डाइल्यूट H2SO4 से phenolphthalein का कलर जो होगा वो कलरलेस होगा, लेकिन जब NaOH उसमें ऐड होगा तो पिंक कलर होगा। ये तो थ्योरी अपन पहले ही दे चुके हैं। तो इट विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, phenolphthalein इन कलरलेस इन एसिड एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल नहीं था, उन्होंने सिर्फ कलर चेंज पूछा है। तो ये तो बेसिक चीज अपन को पता है कि जो एसिड है उसके प्रेजेंस में phenolphthalein का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस था, कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस आएगा तो पिंक कलर का कन्वर्ट होगा। तो ये उसका नेचर है, उसके इंडिकेटर का नेचर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पर अपन ने इसका और पार्ट भी कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेक्शन बी में सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई? द रिएक्शन इज अ, रिएक्शन कौन सी है? बेसिकली अपन ने यहां पर रिएक्शन देख ली है, तो NaOH जो कि बेस था और H2SO4, ठीक है। phenolphthalein के साथ नहीं देखनी, कई बार यहाँ कंफ्यूजन होगा कि phenolphthalein, अब phenolphthalein का फॉर्मूला बेसिकली अपन को नहीं देखना, क्योंकि वो हायर क्लासेस में, ठीक है, बल्कि 12th क्लास में आपको phenolphthalein बनाना भी सिखाएंगे। थैलिक एसिड और फिनॉल जब मिलते हैं तो phenolphthalein बनता है, तो वहां पर आप समझोगे phenolphthalein का फॉर्मूला क्या है। यहां नहीं समझना, आपको यहाँ रिएक्शन इन दोनों की बतानी है। तो इन दोनों की बैलेंस रिएक्शन क्या होगी भाई? Na2SO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो इसको दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो यहाँ पर H2O बन जाएगा और Na2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। और H2O बल्कि 2H2O बनेगा, ठीक है। तो Na2SO4 प्लस 2H2O, तो ये हो गई यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन भी, ठीक है। तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पर अपन ने लिख दी, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख देता हूं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। अब Na 2 है तो 2 ले लेते हैं, OH और H भी 2 हो गए तो 2 H2O बन गया, ठीक है। ये बैलेंस हो गई। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्ले। हाँ देखो, कभी भी बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट भी रहेगी। तो यहां पर इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो पहला पार्ट सही है, ये गलत है। प्रेसिपिटेशन तो हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पर दोनों सॉल्ट डिसॉल्व होंगे, मतलब जो भी सॉल्ट है Na2SO4 वो तो पानी में सॉल्युबल होगा, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन नहीं, सिर्फ पहला पार्ट सही है, दैट इज इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन यहां पर इन्हें दे दी, तो इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ठीक है।
जो मैंने लिखवाया था वही यहां पर प्रिंटेड फॉर्म में, टाइप्ड फॉर्म में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लिख लो यहां पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ 13th क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर 13th क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन है, ए और बी। आपको कोई एक ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, बट यहां पर अपन दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला है हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY अंडरगोस कंप्लीट कंबशन एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक हाइड्रोकार्बन है CXHY करके, जो कि कंप्लीट कंबशन कर रहा है और CO2 और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ X एंड Y? तो भैया बैलेंसिंग करनी है। अब देखो यहां पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो यहां पर भी 6 होने चाहिए, लेकिन यहां 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो X की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन भी गिन लो तुम, हाइड्रोजन कितने यहां पर 6 2 12 है, तो यहां पर भी 12 होने चाहिए, लेकिन 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। तो X की वैल्यू आ गई 3, Y की वैल्यू आ गई 6, मतलब जो CXHY है वो बेसिकली C3H6 है जो कंबशन कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज C3H6, मतलब C3H6 जब 9O2 से मिलेगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर प्रोड्यूस करेंगे 6CO2 प्लस 6H2O। बैलेंस होगी रिएक्शन, देख लो। कार्बन 6 6, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन गिन लो, यहां पर कितने हैं, 9 2 18, 6 2 12 प्लस 6 18, कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, यहां पर आपको मिल गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसमें, क्योंकि मैंने रिएक्शन को पूरा बैलेंस करके समझाया कि X और Y की क्या वैल्यू होगी। X की 3 होगी, Y की 6 होगी। नाउ हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला, ठीक है, तो यहां पर ये आंसर इनने दे दिया प्रिंटेड फॉर्म में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऑलरेडी टाइप्ड स्टैंडर्ड आंसर जैसा मैंने कहा था वो स्टैंडर्ड आंसर मिलेंगे। और दूसरी बात, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, तो फुल स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। नाउ C3H6 का IUPAC नेम क्या होगा उस हाइड्रोकार्बन का? तो C3H6 क्या होता है भाई, 3 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे, मतलब कोई एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मतलब किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब चाहे आप यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही है, यहां भी लगाओगे तो भी प्रोपीन है, यहां लगाओगे तो भी प्रोपीन है, बाकी जगह पर हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, 4 कार्बन के बॉन्ड पूरे, तो ये हो गया प्रोपीन। तो दिस इज अ प्रोपीन। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है उसका, तो बड़ा सिंपल है, जो बॉन्ड मैंने बनाया उसी में इलेक्ट्रॉन बना दो। यहां पर एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, यहां पर भी एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, यहां डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, फिर यहां हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, फिर यहां कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, फिर इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड जहां होगा वहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 बॉन्ड जहां होगा वहां 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये बन गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर है जो मैंने यहां पर बनाया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। निहायती लल्लू क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, फुल स्कोरिंग मार्क्स है, मतलब ये मानकर चलो कि 5 मार्क्स से कार्बन्स कंपाउंड से ही क्वेश्चन आएगा जनरली, ये चांसेस है, ठीक है। चलो, हालांकि और ऑप्शन भी है तो देखेंगे। इसी का डी पार्ट कहता है, नेम द अल्कोहल व्हिच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस द अबव हाइड्रोकार्बन। C2H6 मतलब C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ये वाला हाइड्रोकार्बन बनाना है, मतलब कुल मिलाकर जो प्रोपीन अपन ने बनाया वो बताना है। लेकिन वो किस से बनेगा, किस अल्कोहल से बनेगा, जब उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे। तो देखो, जब भी अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करता है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। कार्बन्स कंपाउंड्स में पढ़ा है कि डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो वाटर को रिमूव करना है, तो वाटर कहां होगा, जहां पर डबल बॉन्ड हटा होगा, तो डबल बॉन्ड जहां से हटा होगा वहां वाटर होगा, तो बेसिकली C, यहां पर H होगा, यहां H होगा, यहां H होगा, यहां C होगा, यहां OH होगा, और यहां C, फिर H, फिर H, और फिर H, और यहां H। इसको आप रिएक्ट कर दो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या माना जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 जो तुम्हें दिख रहा है, इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, पानी को रिमूव करने का काम करेगा। पानी को रिमूव मतलब एक H निकाल लिया, एक OH निकाल लिया। वाटर का रिमूवल मतलब पानी निकालना है, H2O मतलब H और OH, तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड पानी निकलते हुए। तो मतलब इस अल्कोहल से जब कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करेगा तब ये हाइड्रोकार्बन बनेगा प्रोपीन, जो अबव हाइड्रोकार्बन था, जिसको अपन C3H6 बोल रहे थे X और Y की वैल्यू निकालने के बाद, तो इससे बनेगा, इसका नाम है प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेन 2-ओल बोल सकते हो, प्रोपेन 1-ओल बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, OH यहां पर भी कर सकते हो और H यहां पर भी कर सकते हो, तो भी प्रोपेन 1-ओल आ जाएगा फिर सही, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल यहां से
तो यहां से OH और यहां से H निकाल लिया तो भी ये प्रोपेनोल बनेगा, ठीक है, तो प्रोपेनोल हो जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CXHY विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इन पे ऐड हो जाएगी और क्या बन जाएगा, निकल के प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट होगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा तो C3H8 बन जाएगा। ये था प्रोपीन। जब दो हाइड्रोजन दोगे तो सैचुरेटेड प्रोपेन बन जाएगा, सैचुरेटेड एल्केन यानी कि प्रोपेन बन जाएगा, तो ये प्रोपेन होगा। मतलब इसके डबल बॉन्ड खुल जाएंगे और दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे एंड इट विल गिव यू C3H8। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ये सब चीजों का भाई स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे क्योंकि यहीं से आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, जो मतलब और पार्ट दिया था क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके मेटल एंड नॉन मेटल से बेसिकली आ गया क्वेश्चन। तो एक कार्बन कंपाउंड से आ सकता है 5 मार्क का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल से आ सकता है, तो समझते हुए चलेंगे। The electronic structures of atoms P and Q are shown below based on the information above. Answer the following questions. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर P का दिखा दिया, देख लेते हैं P का क्या है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल में और फिर 2 4 6, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,6 और अगर ये न्यूट्रल है तो ये ऑक्सीजन हो सकता है अगर ये न्यूट्रल है तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकाले ना गए हो या दिए ना गए हो तो ये ऑक्सीजन के चांसेस है कि हो सकता है। क्यू के बारे में क्या स्थिति है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्यू की स्थिति है, ठीक है। शेल में इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं भाई मैं, तो क्यू में 2,8,1 है और ये हो सकता है सोडियम हो सकता है क्योंकि न्यूट्रल है कि नहीं अब ये पता नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है कि निकाला गया वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, बट हो सकता है। इफ P and Q combine to form a compound, what type of bond is formed between them? अगर P और Q को कंबाइन होना है तो कुछ नहीं करना, Q को 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देना और ऐसे ही Q का एक और एटम लेंगे, उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा P और Q के बीच में, वो भी Q2 लगेंगे, तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली होगा Q2P। इसका फॉर्मूला ये होगा Q2P, मतलब Q2 क्योंकि एक Q तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा स्टेबल होने के लिए और इसको 2 चाहिए तो इसको एक और Q एटम पकड़ना पड़ेगा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे, तो ये Q2P बनेगा और आयोनिक बॉन्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम Q to P, ठीक है, तो इट विल फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे भाई, चलें आगे देखते हैं। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म Q2P, बता दिया था मैंने, Q2P बनेगा, 2 Q लगेंगे 1 P लगेगा। द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर, जस्टिफाई योर आंसर। अब एक चीज देखो, ये P चांसेस है ऑक्सीजन होगा और Q के चांसेस है सोडियम होगा या कोई मेटल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है तो मेटल होगा, ये ऑक्सीजन होगा, मतलब कंपाउंड के चांसेस है कि वो मेटल ऑक्साइड होगा। अब मेरे को बताओ, मेटल ऑक्साइड पानी में जाएंगे तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेसिक नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब पानी में जाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड करेंगे, तो यानी कि बेसिक नेचर के होंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स वैसे भी हमको पता है कि बेसिक होते हैं क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा भैया, बेसिक नेचर के होंगे। सो द कंपाउंड सो फॉर्म कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर इज बेसिक, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये बेसिक होंगे क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर हो रहा है सारी चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बट ये समझना जरूरी है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चलो, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड इथेनॉल। अच्छा, Q कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो Q और मतलब वैसे अज्यूम नहीं करना अपन को Q के टर्म्स में लेना है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो भैया इथेनॉल को तो वो बेसिकली जो है वो Q जो है वो H को हटा देगा क्योंकि Q मेटल है और मेटल जो होगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे सोडियम इज रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, तो QH की जगह ले लेगा, तो C2H5OQ बन जाएगा, O के साथ H था अब OQ बन गया, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज होगा। जैसे मान लो ये सोडियम होता तो C2H5OH होता और सोडियम क्या करता, इस H को लात मार देता तो क्या ले लेता, C2H5ONA और यहां पर H2 गैस रिलीज हो जाती, ठीक है। H2 के लिए इसको 2 करना पड़ता, फिर ये भी 2 लेते, फिर ये भी 2 बनते, वो बात अलग है, लेकिन वो बैलेंसिंग की बात है, बट हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होकर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाती। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोस
बॉन्डिंग विथ कार्बन। अच्छा, पी की बॉन्डिंग अगर कार्बन से होगी तो क्या फॉर्मूला होगा? पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 2,6 और कार्बन में कितने होते हैं? 2,4। तो यहां पर तो बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा? पी को कितने इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन पी अंडरगोस, पी की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 2,6 है, और कार्बन के पास कितने हैं? 2,4 हैं। तो यहां पर क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये 2 और 2 इसको दे देगा, मतलब इसके पास P जैसा एक और होना चाहिए। जैसे मान लो P अगर ऑक्सीजन होता तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या होती? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां P आपका ऑक्सीजन का ही काम कर रहा है, तो 2 चाहिए, तो क्या हो गया? Cp2। अपन P को ऑक्सीजन मानकर चल रहे हैं बट लिख नहीं सकते क्योंकि जरूरी नहीं है ना ऑक्सीजन ही हो, तो Cp2। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा कार्बन के साथ दैट इज Cp2, Cp2 फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, यहां पर भी क्लियर हो गया। तो ये था हमारा बी ऑप्शन वाले क्वेश्चन का ई पार्ट। अब विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए अगर सेम क्वेश्चन आता है तो उनको कैसे करना है? हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CxHy अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। इस रिएक्शन में x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। गिव द केमिकल IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज प्रोपीन। हाँ, अब उनने चेंज कर दिया थोड़ा सा, उनने पूछा कि CxHy अ सैचुरेटेड और एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो C3H6 है जिसका फॉर्मूला CnH2n से मैच कर रहा है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, 3 का डबल 6, तो ये फॉर्मूला एल्कीन फैमिली के लिए होता है, एल्कीन। और एल्कीन कैसा होता है भाई? एल्कीन इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो एल्कीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, तो दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया यहां पर? Name the alcohol which on heating with concentrated H2SO4 will produce the above hydrocarbon। क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रोपेनॉल ही बनेगा क्योंकि प्रोपेनॉल को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को निकालने का काम करता है, तो वो प्रोपेनॉल से ही प्रोपीन बनेगा जब उसमें से वाटर निकल जाएगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CxHy विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, अगेन C3H8 दे देगा, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं यहां पर, C3H8 ये रहा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम रिएक्शन है। ठीक है, चले। नाउ ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद बोथ metals and non-metals. It combines with calcium to form calcium oxide and with carbon to form carbon dioxide. What type of bond is formed between carbon and oxygen? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा बिकॉज देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इधर वाले ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और खुद के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, और यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। तो कार्बन के आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन ने 2 शेयर कर दिए तो 4 अपने पास रखेगा, तो 4 और 4 शेयर मिल गए 8, इसके पास भी 2 अपने पास रहेंगे और 4 यहां बीच से मिल रहे हैं, तो टोटल 8, ऑक्टेट भी कंप्लीट, ये बन गया CO2, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर वो ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ हमेशा शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर भी मैंने भले बता दिया ऐसा हो कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बट एक्चुअली यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी शेयर्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी शेयर्ड होंगे, तो दैट इज CO2, Cp2 जो बनेगा। तो 2 P लगेंगे जिसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो कार्बन एक P से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 से 6 होगा, फिर दूसरे P से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 से 8 होगा, और P भी क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से लेंगे, तो एक पहला P लेगा कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा P लेगा कार्बन से फिर बचा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो P के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर भी शेयरिंग होगी, नॉट ट्रांसफर। ठीक है, हालांकि इसको समझ तो ट्रांसफर से भी सकते थे, बट एक्चुअली होगी यहां शेयरिंग, कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां पर जो लास्ट वाला पार्ट अपन ने डिस्कस किया इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, चले। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन फॉर्म बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम क्या है? 2,8,8,2, ऑक्सीजन क्या है? 2,6। अभी शेयर कर तो सकता नहीं है, तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देगा, क्योंकि ये ट्रांसफर ही कर सकता है, तो ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, ये 8 हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट शेल खत्म होकर ये वाला हो जाएगा जो कि 8 है, तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, तो यहाँ आयोनिक बॉन्ड बनेगा।
विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड व्हाई? कैल्शियम ऑक्साइड अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कर सकते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं। जैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम का +2 आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2-, ये आयंस मूव करेंगे अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या कराएंगे? कंडक्ट कराएंगे। इसलिए यहां पर Ca+2 और O2- जो कि आयनिक कंपाउंड है वो कंडक्ट करेंगे। तो CaO ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन मोल्टन स्टेट। फ्री आयंस जब ये पिघल जाएंगे, हाँ ये बात याद रखना, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट नहीं करते क्योंकि वहां पर आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो आयंस सिर्फ प्रोड्यूस होना इंपॉर्टेंट नहीं, आयंस का भागना भी जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। और वो कब भागेंगे? जब या तो वो पिघले हुए रूप में होंगे यानी कि मोल्टन स्टेट, या फिर पानी के साथ होंगे यानी कि एन एक्वस स्टेट। तो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में वो आयंस कंडक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का भी। चले अगले पार्ट पर चलते हैं। डी पार्ट, इसका क्या है? कमेंट ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड ऑफ गैस ऑफ CaO एंड CO2। CaO सॉलिड होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली गैस होते हैं, और वैसे भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो CaO इज सॉलिड व्हाइल CO2 इज अ गैस। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2? कार्बन की वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ना, 2,4, तो 4 ही शेयर कर रहा है वो 2 ऑक्सीजन के साथ। 2 इधर शेयर कर रहा है इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो अपने भी 2 दे रहा है, और 2 इधर शेयर कर रहा है इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन इसको भी 2 दे रहा है। तो टोटल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 4 हो गई। और कार्बन हमेशा याद रखना इट्स अ टेट्रावैलेंट एटम, मतलब उसकी वैलेंसी 4 होती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसको हमने डिस्कशन यहां पर किया है, जो कि CBSE ने जारी किया है, जिससे ये आपको आइडिया मिलता है कि यार आने वाला जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो एक्चुअली किस प्रोटोटाइप पर होगा, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, 5 मार्क्स में कौन से चैप्टर या टॉपिक से वेटेज आएगा, 3 मार्क के क्वेश्चन से कौन से चैप्टर या टॉपिक से वेटेज आएगा, इसका आइडिया लगता है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में आएगा, ऐसा तो कभी मतलब बहुत रेयरली हुआ होगा तो हुआ होगा। मुझे जितना याद है, मैंने जितने पेपर ऑब्जर्व करे, सैंपल क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, बट पूरे पेपर का आइडिया 100% लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर आप भी प्लीज जरूर सॉल्व करना जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, और सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, सबके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जहां भी कोई कॉन्टैक्ट्स बन रहे हो वहां पर जाकर उनके साथ शेयर करें। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।